ठीक है। आज बात करने वाले हैं, हमने वैसे इंडिकेटर्स ज़्यादा पढ़ लिए थे, लेकिन आज एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा से सारे सारे बता देता हूँ एक बारी। ठीक है, तो आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोबारा एक बार क्लियर कर देता हूँ, और बेसिकली इंडिकेटर्स का क्या काम है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मेन मेन इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले मार्केट का डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि मार्केट में कामकाज हुआ कैसे। मार्केट थोड़ा सा फॉल करते जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम प्राइस एक्शन बेस्ड देखोगे तो क्या हो रहा है मार्केट्स में। अब ये है आज का, यहाँ से यहाँ, ये तुम्हारा कल का, और ये परसों का। लास्ट 3 डेज सेशंस की बात करें तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक तुम्हारा 17,800 का एक सपोर्ट था। कुछ राइट कर रहे हो सर? हाँ, डिस्प्ले पे शो नहीं हुई ना? डिस्प्ले हाँ पे शो नहीं नहीं हो है। रहा, एक सेकेंड, इसको हम अभी हो रहा है, वो भी सही है। ठीक है। सही है, सही। तो अगर देखोगे ध्यान से तो 17,800 के आसपास एक 17,800 पे सपोर्ट था। तो बेसिकली मार्केट में हो क्या रहा था, मैंने ये यूट्यूब पे भी डाला था कि यहाँ आया मार्केट, देन अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन। तो इसको देख के अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्राइस एक्शन में पैटर्न भी बोल सकते हो, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था ये। लेकिन अगर तुम बेसिकली ये जो पैटर्न्स हैं, जितने भी तुम्हारे इंडिकेटर्स हैं, ये सब बेस्ड ऑन साइकोलॉजी हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो मार्केट का पहला हाई, देन दूसरा हाई बना शॉर्ट, देन तीसरा हाई बना शॉर्ट, लेकिन जो लो बन रहे थे वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे बन रहे थे। मतलब यहाँ से थोड़ी सी बाइंग आ रही है, लेकिन सेलिंग इतनी एग्रेसिव है कि सेलिंग इसको यहाँ तक या यहाँ तक जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी थोड़ा सा एक अप मूव दिखाई देता है, इस पॉइंट से थोड़ा सा अप मूव दिखाई दिया सेलिंग, थोड़ा सा अप मूव दिखाई दिया सेलिंग। तो इसका मतलब अगर मार्केट में एक नया सेलर आ जाए इस पॉइंट के ब्रेकआउट पे, इस पॉइंट के ब्रेकआउट पे नया सेलर आएगा डेफिनेटली ब्रेकआउट पे, वहाँ क्या होगा कि एक फास्ट सेलिंग मूव मिलेगा। वही हुआ मार्केट में। ठीक है, तो जब भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तुम, तो चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो, थोड़ा सा देखा करो कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स पे। देखो बेसिकली इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर्स नन अदर देन, ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, तो इसमें किसी ने कुछ फॉर्मूला बना दिया है, किसी ने कुछ फॉर्मूला बना दिया है, उस फॉर्मुलेशन के बेस पे प्राइस एक्शन कैसे रिएक्ट कर रहा है वो तुम्हें बाय, और कुछ इंडिकेटर्स तुम्हें बाय बाय और सेल सिग्नल देंगे, और कुछ इंडिकेटर्स तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे तुम्हें पिवट पॉइंट हो गया, और तुम्हारा मूविंग एवरेजेस हो गए एम में, और तुम्हारा जैसे बाय सेल सिग्नल करेंगे तुम्हारा आरएसआई हो गया, तुम्हारा सुपर ट्रेंड हो गया। तो ये तुम्हें क्या करेंगे, ये तुम्हें बाय और सेल सिग्नल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली बाय और सेल सिग्नल दे कैसे रहे हैं, ये तुम्हें बाय सेल सिग्नल दे कैसे रहे हैं, सिंपली प्राइस एक्शन के बेस पे। तो इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली हमें, मैं ये मानता हूँ,
बाकी देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिकेटर्स पे ही ट्रेड करते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स के बेस पे तुमने अपना व्यू पॉइंट नहीं बनाना है कि इंडिकेटर को देख के एक व्यू बना लिया। व्यू पॉइंट तुम्हारा बेसिक प्राइस एक्शन से ही होना चाहिए, प्राइस एक्शन ही गॉड है। लेकिन इंडिकेटर्स से तुम एक सपोर्टिव असिस्टेंस ले सकते हो, इनको तुम एक सपोर्टिव रोल में रख सकते हो कि हाँ ठीक है, मैंने एक जगह से कोई भी ट्रेड ले लिया है, उसके ब्याह पे मैं इंडिकेटर्स को यूज़ करके काम कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। अब जैसे पिवट पॉइंट तो बेसिकली पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। पिवट पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी को? पिवट पॉइंट बेसिकली तुम्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दे देता है। जैसे मैं लगा ही देता हूँ, लो एक बारी पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगा दिया जैसे मैंने उस पर। अभी मैं RSI लगा देता हूँ एक, एक लगा देता हूँ तुम्हारा ADX बाद में लगाता हूँ। चलो अभी देखो हमने इस पर सबसे पहले चार्ट पे देखो। अभी ये जो नीचे आ रहा है इसको मत देखो अभी पहले ऊपर देखोगे चार्ट्स पे तो ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो ये लाइंस कैसे रिएक्ट करेंगी? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अगर मार्केट ऊपर है तो ये लाइन नीचे है तो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी, और नीचे मार्केट है ऊपर लाइन है तो वो रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगी। तो वहाँ जाके तुमने बेसिकली जो बताया है जैसे ट्रेड करना वैसे इन पे ट्रेड कर सकते हो तुम। लेकिन अगेन तुम्हारे बेसिक हॉरिजॉन्टल लाइंस तुम्हारे चार्ट पे जरूर होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नीचे लगा हुआ है तुम्हारा एक RSI, अगर देखोगे। अब RSI बेसिकली क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब बाइंग और सेलिंग किस अकॉर्डिंगली चल रही है। अब RSI में ना 0 to 100 आपको मार्किंग दिखाई देगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा, अब ठीक है, तो ये चार्ट के नीचे बेसिकली चार्ट के नीचे तुम्हें ऐसे दिखाई देगा। तो इसमें तुम्हें यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ मार्किंग्स दिखाई दे रही होंगी 80 60 ये ऐसे, ठीक है। अब इसकी मार्किंग्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो मिडल मार्किंग है ये है तुम्हारी 50, और ये जो मार्किंग है ये है तुम्हारी 75, और ये 25। अब RSI में क्या है कि अगर मार्केट इस अपर जोन में है इसमें, तो क्या है? ये जोन कहलाता है तुम्हारा ओवरबोट। ओवरबोट मतलब कि मार्केट में बाइंग बहुत एक्सेसिव हो रखी है, एक लिमिट से ज़्यादा हो रखी है। अगर 25 से नीचे है तो वही ओवर सोल्ड के जोन में है, ओवर सोल्ड। यहाँ सेलिंग ठीक ठाक चल रही है और यहाँ बाइंग ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। ये चारों चीज़ समझ में आ गई, किन किन जोन में कैसे रहेगा मार्केट। ये तुम्हारी मिडल लाइन 75 100 25 एंड 0, ठीक है। ये बाइंग है अच्छी, ये सेलिंग चल रही है नॉर्मल, यहाँ ओवरबोट है और यहाँ ओवर सोल्ड है। अब देखो ओवरबोट और ओवर सोल्ड में कोई भी चीज़ एक्सेस हो रही है, इसका मतलब वो कम होनी है, ठीक है। तो तुमने इन जोन्स में या तो काम करो मत, और अगर करना है तो ऑपोजिट करो। ऑपोजिट मतलब कि ओवरबोट चल रहा है तो तुम एक सेल साइड का व्यू बना के चल सकते हो, अदरवाइज मत करो। ओवर सोल्ड चल रहा है तो तुम एक बाइंग साइड का व्यू बना के चल सकते हो, अदरवाइज मत करो। रिकमेंडेड तो ये है कि मत करो, ठीक है। अब क्योंकि ओवरबोट जोन में तुम बाय करोगे, लॉजिक लगाओ,
अगर किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स में ऑलरेडी ही इतनी बाइंग हो रखी है और तुम उसमें फिर ऊपर, ये तो वो तो फिर ऐसा हो गया ना कि तुम टॉप पे जाके बाय कर रहे हो, तो वहां से अगर ऊपर नहीं गया तो तुम्हारा लंबा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों जोन्स में तुम ये तो टच ही मत करो, पहली चीज। बात बात आती है बाइंग जोन की और सेलिंग जोन की। तो जब जब मार्केट बाइंग जोन में है तो तुम बाय कर सकते हो, और सेलिंग जोन में है तो तुम सेल कर सकते हो। सिंपल। मतलब RSI अगर 50 से 75 के जोन में है तो तुम बाय कर सकते हो, और अगर 25 से 50 के जोन में है तो तुम सेल कर सकते हो। चलो इसको मार्केट पे एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में कैसे कामकाज कर रहा है ये। तो मैं अभी के लिए एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करके विट को हटा देता हूँ, थोड़ी नॉइज़ कम हो जाएगी। ठीक है। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके चले यहाँ, तो अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे, जैसे जैसे मार्केट डाउन साइड आ रहा है वैसे वैसे RSI भी डाउन साइड आ रहा है। जैसे जैसे मार्केट में थोड़ी सी बाइंग आती है तो वैसे वैसे तुम्हारे चार्ट पे भी आती है। तो बस इसमें तुम देखो एक चीज़ कर सकते हो, जैसे जैसे ही ये ओवरसोल्ड जोन में आया, ओवरसोल्ड जोन में आया था ना, देखो यहाँ, तो यहाँ क्या पॉइंट आया ये कि ओवरसोल्ड में है, तो तुम यहाँ पे सेल मत करो, यहाँ पे तुम बाइंग की भले ही एक बार अपॉर्चुनिटी देख लो, वो फुलफिल हो सकती है। जैसे यहाँ आया है, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? यहाँ है देखो, जहाँ जहाँ तुम्हें ये ओवर ओवर दिखाई देगा ना, तो वहाँ से तुम्हें ऑपोजिट व्यू बना लो एक बार को, लेकिन सेम साइड का व्यू मत बनाओ। हाँ, क्योंकि मार्केट अपने एंड पे जा चुका है जा जहां चुका तक है उसे ऑलरेडी, जाना चाहिए। जहाँ तक जाना चाहिए। अब तुम उसके बाद भी तुम अगर एक्स्ट्रा सोच रहे हो फिर तुम्हारी गलती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर बाय और सेल जोन में है तो देखो मार्केट में ना कामकाज कैसे करते हैं वो चीज़ समझो। मैं अगर इसको छोटा कर दूं, तो अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई 17,800 पे एक सपोर्ट है, अगर मुझे मेरी ये लाइन आ रही है, एक 17,800 मुझे सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, ऊपर कहीं 17,900 पे भी है, तो अगर कहीं मिड में मैं कहीं भी कॉल पुट खेलते जा रहा हूँ तो उसमें तो गलती मेरी है। ठीक है, लेकिन जैसे समझो कहीं तुम्हें तुम्हारे रेजिस्टेंस पे मिला, मार्केट मार्केट तुम्हें तुम्हारे रेजिस्टेंस पे मिला। अब तुम्हें बेसिक 4 रूल बताए गए हैं। पहला रूल, अगर रेजिस्टेंस के पास आके मार्केट होवर कर रहा है, मार्केट इसके पास आके बेसिकली हमने बस मार्केट का रिएक्शन देखना होता है कि बाजार जब भी हमारी लाइन सपोर्ट या रेसिस्टेंस या किसी ट्रेंड लाइन पे आके रिएक्ट कैसे कर रहा है। अब वो रिएक्ट करेगा बेसिकली, या तो वो आएगा सीधा आके यहाँ होवर करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एटलीस्ट 25 से 30 मिनट यहाँ बिताएगा, या फिर वो स्ट्रेट आएगा और स्ट्रेट नीचे आ जाएगा, या तीसरी कंडीशन ये होगी कि वो आया डायरेक्टली तोड़ दिया, देन रिटेस्ट किया और देन ऊपर गया। अब इन तीनों कंडीशंस के लिए तुमने ऑब्जर्वेशन तो करनी पड़ेगी। देखो वो या तो दो चीज़ों से आएगी, या तो तुम बैक साइड जाओ टाइम निकाल के और पीछे के टाइम में चीज़ों को स्टडी करो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे तुम्हें मार्केट में एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी पहले केस की बात करते हैं, चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, यूज़ केस बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ आया, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 3 कैंडल बनी है और तीनों की तीनों बस ये बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाई है। तो अगर तुम यहाँ से एक डाउन साइड का व्यू लेना चाहते हो कि हाँ यहाँ से मार्केट रिजेक्शन पर रिजेक्शन खा रहा है, 2 कैंडल ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हैं, तो क्या मैं यहाँ से अगर ये इसको यहाँ करूँ मैं, तो इसका प्रीवियस स्विंग क्या है, प्रीवियस स्विंग है ये, तो इसको SL मार्क करके डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकता हूँ। ठीक है, तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब उसमें मैं अपने सपोर्टिंग चीज़ों को यानी कि इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करूं। देखो व्यू तुमने इसी से बनाना है, व्यू तुम्हारा बेसिकली बनाएगा प्राइस एक्शन ही, लेकिन तुम उसको सपोर्ट में क्या ले सकते हो, तुम उसके सपोर्ट में ये अब तुम्हारा RSI कहाँ है उस टाइम, RSI लगभग 65-70 के आसपास है। 70 के आसपास का क्या मतलब होता है कि लगभग 70-75 से ऊपर जाती है ये ओवरबोट चला जाएगा। मतलब अगर ये 18,000 17,900 है ये पॉइंट, एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से देखूं, 18,000 है ये पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट पे 18,000 पे ये यहाँ तुम्हें लगभग ओवरबोट के आसपास दिखाई दे रहा है, तो तुमने उस टाइम पे ये चीज़ खुद से देखो। इन चीज़ों में तुम्हारा अपना कन्विक्शन पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि इस टाइम पे मार्केट में तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, मार्केट ने पिछले टाइम क्या किया है उस पॉइंट पे आके और अभी कैसा रिएक्शन दे रहा है। तो रिएक्शन बार बार रिजेक्शन आ रहे हैं 2-3 कैंडल से। अब मैं इसमें कैसे कैसे बना सकता हूँ व्यू कि मैं इस लाइन पे इसको आते ही मैं सिंपल वो पॉइंट का SL डालूंगा और यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि RSI भी कहीं ना कहीं ओवरबोट होने वाला है, एक कैंडल और ग्रीन बनी है ओवरबोट में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से डाउन साइड के लिए देख रहा हूँ और ये यहाँ 4 से 5 कैंडल बना जाता है तो भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या मैं यहाँ से 4 से 5 6 कैंडल बना देगा ये, तो भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्योंकि फिर एक प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि यहाँ सेलर्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है सेलर्स कि इसको नीचे लेके जाएं, ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, पीछे चल के देख लेते हैं एक बार। ये अब ये कहीं 850 860 ना, मैंने इस पे लाइंस नहीं रखी हुई हैं, 17,860 के आसपास 17,860 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस था ये एक लाइन थी जिसमें यहाँ पहले रेजिस्टेंस ले रहा था। अब इसके बाद ये यहाँ सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। अब सपोर्ट लेने के लिए देखो क्या ओवरसोल्ड में चला गया। तो तुम जब यहाँ से व्यू बना रहे हो तब एक बार इंडिकेटर को देख लो कि चलो ठीक है RSI क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर ये ओवरसोल्ड में जा रखा है तो मैं यहाँ से सेलिंग का तो ओपिनियन नहीं बनाने वाला, मतलब ठीक, मैं बाइंग का ओपिनियन बनाऊंगा। अब बाइंग के ओपिनियन के लिए मेरा प्राइस एक्शन क्या कहता है कि जब तुम्हारी लाइन पे आए और लाइन पे आगे अगर मैं तुम्हें इसको थोड़ा अच्छे से शो करूं तो अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों दोनों कैंडल रिजेक्ट हुई है नीचे जाते ही। कुछ नहीं करना, सिंपल इसके नीचे जो भी स्विंग था ये स्विंग था, इसका स्टॉप लॉस लगाओ, एक बाइंग पोजीशन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में सपोर्ट में तुम RSI को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ ये ओवरबोट में चला गया है, अगर तुम यहाँ इस पॉइंट पे जाके देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा क्लियरली शो कराऊँ, ये यहाँ क्या है, ये ओवरबोट में जा रखा है। तुम क्या करोगे, सेल, क्योंकि बाय तो करेंगे नहीं, ऊपर से 18,100 के रेजिस्टेंस पे ठीक ठाक है। ठीक है, तुम एक SL प्लेस करके एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब हम RSI को हटाते हैं और ADX, देखो ADX क्या है, बेसिकली एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स।
ये क्या करता है बेसिकली एडीएक्स, कि जब ये तुम्हें दो क्वांटिटी में मेनली, मतलब इसकी दो वैल्यू पकड़ते हैं, कुछ लोग 20 पकड़ते हैं, कुछ लोग 25 पकड़ते हैं, ठीक है, कि जब जब ये इन वैल्यूज से ऊपर है तो मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, या तो अपसाइड या डाउन साइड, मतलब कि मार्केट में अच्छी मूवमेंट रहेगी, या पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट में, उस स्टॉक में, या उस पर्टिकुलर तुम्हारे इंडेक्स में। जब जब ये 20 के नीचे चला जाएगा तब तब मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट कम हो जाएगी, या यूं कहें कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने लग जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं इसके 20 पे के आसपास पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करके रखा करो, तो उसमें ये है कि अगर तुम ट्रेड प्लेस कर रहे हो कहीं से, वहाँ से मूवमेंट आने वाली है या मार्केट थोड़ा शांत होने वाला रहने वाला है, वो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे आज सुबह एडीएक्स कहाँ था, लगभग लगभग सुबह 27-26 के आसपास था, वहीं के आसपास बंद हुआ है। तो लगभग पूरे दिन ये ऊपर ही रहा है, मतलब मार्केट ने पूरे दिन या तो फॉल करना है या अप मूवमेंट देनी है, लेकिन मूवमेंट देनी है, ठीक है। बस इसका यही काम है, और इसका अदरवाइज कुछ काम नहीं है। इसमें तुम 20 से ऊपर है तो मार्केट में मूवमेंट है, और 20 से नीचे है, 10 12 14 चल रहा है, तो मार्केट में साइडवेज मूवमेंट रहेगी, एज कंपेयर टू जो रेगुलर ओनली मूव। फॉर मूवमेंट है, मतलब इसमें यही पता लग सकता है कि अगर 27 से ऊपर जा रहा है हाँ तो 20, फ्लक्चुएशन इसमें दो, ज्यादा रहेगी। ज़्यादातर मतलब दो वो पकड़ते हैं, दो तुम्हारी वैल्यू, या तो 20 पकड़ लो या 25, 22 23 पकड़ लो, मतलब कि अगर ये 20 22 से ऊपर है, ये 20 वैल्यू इस वैल्यू से ऊपर है, 22 23 है, यहाँ कहीं है, कहीं भी यहाँ ऊपर, तो मतलब मार्केट उस टाइम पे ट्रेंडिंग रहेगा। और अगर मार्केट, अगर ये इससे नीचे आ गया यहाँ, तो यहाँ जाके देखोगे मार्केट में ऊपर, तो यूजुअली मार्केट साइडवेज रहता है। ये तुम्हें बस इतना बता देगा, ठीक है। ओके। एडीएक्स हटाते हैं। मूविंग एवरेज बताया था मैंने तुम्हें, मूविंग एवरेज बता देता हूँ मैं। सर एडीएक्स का फुल फॉर्म क्या बताया था? एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है, मूविंग एवरेज लगा लेते हैं तो। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज भी ना दो टाइप के होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल, रुको जब मैं इसको एक बार बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। एक लाइन सी दिख रही होगी जो तुम्हारे चार्ट के आसपास आ गई है ये, ठीक है। देखो मूविंग एवरेज क्या होता है, कि बेसिकली ये जो प्राइस की मूवमेंट है ना, इसका एवरेज है, नाम से ही पता चल रहा है मूविंग एवरेज। अब वो एवरेज किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। अब मैं मान के चलो, मैं 20 मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो 20 मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, कि वो लास्ट 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है। अब वो कैंडल 5 मिनट की है तो 5 मिनट का होगा, अगर वो कैंडल 20 मिनट की है तो 15 मिनट का होगा, मतलब जितने भी टाइम फ्रेम की कैंडल है। अगर मैं इसको, इस कैंडल को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, कि मान चलो 15 मिनट की कैंडल कर लेता हूँ, तो अब ये 15 मूविंग, वो 15 मिनट की मूविंग, 15 मिनट की कैंडल का मूविंग एवरेज हो गया, ठीक है। लेकिन मूविंग एवरेज 5 ही है, जो यहाँ लिखा हुआ है, SM में 5 लिखा है ना, मूविंग एवरेज ये 5 ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कि जिस टाइम फ्रेम का तुम लगाओगे उसका एवरेज निकल के आएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं 50 मूविंग एवरेज लगाऊं, तो 50 मूविंग एवरेज आएगा, मतलब लास्ट 50 कैंडल्स का। मैं चाहता हूं 200 मूविंग एवरेज लगाऊं, तो लास्ट 200 कैंडल्स का निकल के आएगा, ठीक है। अब उसको देख लेते हैं कि
लगाते कैसे हैं। इसमें जाना है, सेटिंग में जाओगे तुम, सेटिंग में जाते जो लेंथ दिखाई दे रही है ना, इस लेंथ को सिर्फ तुमने 50 कर देना है। तो अभी हो गया तुम्हारा 50 मूविंग एवरेज। अब 50 मूविंग एवरेज तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि ये थोड़ा सा दूर हो गया है। तो देखो जितना बड़ा एवरेज होगा उतनी वो लाइन थोड़ा फ्लक्चुएशन कम हो जाएंगी, उसमें से नॉइज कम हो जाएगी, वो एकदम थोड़ा ऐसे स्ट्रेट सी हो जाएगी, कर्वी कम रहेगी। मतलब उसके अंदर क्या है, पहले क्या था, ये प्राइस के साथ साथ चल रही थी बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, अब क्या है थोड़ी सी दूर हो गई है। ठीक है, मूविंग एवरेज आ गया, चार्ट पे लगा लिया। अब इसका काम क्या है, मूविंग एवरेज हमें हेल्प कैसे करता है। तो मूविंग एवरेज हेल्प करता है हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने में। मूविंग एवरेज से मार्केट सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस ले रहा है, जैसे यहाँ यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो मूविंग एवरेज पे कई बारी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। तो एक तरीके से हमें डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला काम। दूसरा काम एक और होता है कि मूविंग एवरेजेस के ना क्रॉस ओवर्स होते हैं। मूविंग एवरेजेस में क्रॉस ओवर होता है। बाकी तुम कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको तुम एक ही बार, अगर तुम पिवट पॉइंट लगाना चाहते हो तो पिवट पॉइंट लगा दो, तो दोबारा से पिवट पॉइंट नहीं लगेगा चार्ट पे। लेकिन मूविंग एवरेज को तुम कितनी बार भी लगा सकते हो। मतलब ये मैंने 50 लगा लिया, अब मैं इस पर 100 भी लगा सकता हूँ, मैं 200 भी लगा सकता हूँ, मैं 500 भी लगा सकता हूँ, मैं इस पर 20 मूविंग एवरेज भी लगा सकता हूँ। ठीक है, सर बेस्ट कौन सा होता होगा सर, मतलब जो ज्यादा कॉमन यूज होता है। देखो ऐसा होता है कि जितना बड़ा मूविंग एवरेज उतना स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज। तो होता कैसे है कि जैसे मान के लो 50 मूविंग एवरेज है और एक 20 मूविंग एवरेज है। तो 20 मूविंग एवरेज जो क्या होगा कि दिन भर में 10 बार काटेगा मार्केट। लेकिन 50 मूविंग एवरेज पे क्या है, दिन में एक या दो बार ही आएगा। तो उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लास्ट बड़े बड़े टाइम फ्रेम का है ना, 50 कैंडल का है। तो 50 कैंडल का जो टाइम फ्रेम का जो मूवमेंट है उसका एवरेज है, तो उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। वैसे ही 50 के मुकाबले जो 100 मूविंग एवरेज है उस पर मार्केट हफ्ते में एक दो बार आएगा, तो उसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो जैसे हमारा टाइम फ्रेम होता है ना मार्केट में ट्रेड करने का, जैसे हम अगर यहाँ से अपना 1 ईयर का मूव 1 ईयर के लिए या 1 से 2 साल के लिए हम अगर कोई स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, तो क्या हम फिर भी 15 मिनट और 5 मिनट पर ट्रेड करना पसंद करेंगे? 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल देखेंगे? बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट वीकली, पूरे वीक की कैंडल देखेंगे या डे वाली कैंडल देख सकते हैं। मतलब बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे ना हम। क्यों? क्योंकि एक दिन में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिन की ओपनिंग और क्लोजिंग वाली कैंडल मिल जाए, उनसे व्यू बन जाएगा हमारा, क्योंकि हम 1 साल के लिए जा रहे हैं। वहीं अगर मैं ट्रेड ही 10 15 20 मिनट के लिए लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ एंट्री करूँ यहाँ एग्जिट कर जाऊँ, तो मैं फिर 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इस टाइम फ्रेम पे देखूंगा। वही सेम मूविंग एवरेज का है कि मूविंग एवरेज को अगर तुम 200 मूविंग एवरेज लगा दोगे, तो 200 मूविंग एवरेज पे निफ्टी 50 या कोई भी स्टॉक मुश्किल से 1 2 महीने में एक बार आता है, 2 महीने में, 3 महीने में। तो तुम क्या कर सकते हो उस केस में कि जब भी कोई स्टॉक तुम्हें 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो तुम वहाँ से उसको बाय इनिशिएट कर दो, बाइंग कि अच्छी सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि अपने 200 मूविंग एवरेज पे आ गया है सपोर्ट लेने। ठीक है, अभी लगा के देख लेते हैं 50 और मूविंग एवरेज। दोनों साथ लगा सकते हैं ना, 50 और हाँ 200, हाँ, नहीं देखो ना। अभी जैसे मैंने वो मूविंग एवरेज लगाया, तो मैं मूविंग एवरेज लगाते ही क्या हुआ कि एक और लाइन आ गई। तो मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा और इसमें एक तो इसके स्टाइल में जाऊँगा, इसके कलर को मैं चेंज कर लूँगा ताकि मुझे पता रहे कौन सा क्या है। तो मैं इसको समझो डार्क येलो कर लूँगा या फिर रेड कर लूँगा। ठीक है, जो मुझे सही से दिखाई दे।
और थोड़ी थिकनेस कर लेते हैं इसकी, ठीक। और इनपुट्स में आता हूँ, इसमें आके इसमें 200 प्लेस करते हैं, या फिर 100 कर लें, 100 करते हैं, चलो 100, ठीक। देखो उसके मुकाबले ये लाइन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेट लग रही होगी, मतलब इसमें फ्लक्चुएशंस अप डाउन की कम है। अगर हम बात करें 50 मूविंग एवरेज के मुकाबले इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस कम है, देख रहे हो ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेट सी जा रही है, इसमें ज़्यादा अप्स डाउन्स हैं, तो इस नॉइज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। ब्लू वाली 50 मूविंग एवरेज है। हाँ, ये 50 मूविंग एवरेज है, जो मार्केट के जो प्राइस के पास होगी वो छोटा मूविंग एवरेज होगा हमेशा, ये बात याद रखना, जो प्राइस के ज़्यादा पास होगा, ठीक है, कहीं पे भी देख लेना। इसका मतलब अभी ये मार्केट अभी भी मूवमेंट पे अपने मतलब लो पे आ चुका है दोबारा से, जिस अगर इसके हिसाब से देखें हम हाँ अभी देखो 200 के हिसाब से। अभी अगर तुम 100 मूविंग एवरेज को, तो काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया है। और अगर मैं इसको, उसमें भी टाइम फ्रेम की बात है, अगर मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, और ये देखो अब, ठीक है। अब अगर मैं 5 मिनट पे ही करते हैं, अब इसमें एक और चीज़ करता है मूविंग एवरेज तुम्हारा, कि मूविंग एवरेज में ना क्रॉस ओवर्स होते हैं। क्रॉस ओवर्स समझते हो, कि एक दूसरे को ना ये इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ किया है, एक तो तुम्हें सपोर्ट देगा, कहीं पे रेसिस्टेंस देगा, ठीक है, वो तो ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हें डायनामिकली प्रोवाइड करेगा। दूसरा क्या होता है, इन पे क्रॉस ओवर होते हैं, एक दूसरे को ना ये क्रॉस करते हैं, बड़ा मूविंग एवरेज छोटे मूविंग एवरेज को, ये छोटा बड़े को एक ही बात है, दोनों आपस में जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये बाय और सेल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो कब बाय और कब सेल सिग्नल जनरेट होता है, जब भी बड़ा मूविंग एवरेज मतलब लार्ज टाइम फ्रेम वाला जो मूविंग एवरेज है वो स्मॉल टाइम फ्रेम वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा ऊपर से नीचे, ठीक है, अपसाइड डाउन, तो मार्केट में बाय सिग्नल जनरेट होगा। और जब इसका उल्टा होगा, जब बड़ा मूविंग एवरेज स्मॉल मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा नीचे से ऊपर, तो सेल सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है, ये बात नोट कर लो। सर ये एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए। दोबारा मैं थोड़ा और सिंपल बता देता हूँ, जब भी लार्ज टाइम फ्रेम वाला मूविंग एवरेज स्मॉल वाले को क्रॉस करेगा अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे, तो इसमें क्या होगा, बाय सिग्नल जनरेट होगा। बड़े वाला छोटे वाले को नीचे की साइड क्रॉस कर रहा है, ऊपर से आएगा नीचे की साइड क्रॉस करेगा, जैसे यहाँ क्रॉस किया है, बड़े वाला ऊपर से आ रहा था और ऊपर से उसे नीचे की साइड काट दिया, मतलब बड़े वाला ऊपर से गिरा है उसके ऊपर, तो बाय सिग्नल जनरेट हो गया। और अगर यही चीज़ हो रही है, अगर लार्ज वाला स्मॉल वाले को क्रॉस कर रहा है लेकिन नीचे से ऊपर, तो सेल सिग्नल जनरेट होगा। इसमें भी लार्ज वाला ही क्रॉस करे। हाँ वो तो देखो, एक किसी भी एक को पकड़ के रख लो, या तो ऐसे रख लो इसको फिर तुम, कि स्मॉल वाला बड़े वाले को क्रॉस करे नीचे से ऊपर, इसमें तुम दोनों में से एक चीज़ को पकड़ लो, या तो लार्ज वाले को पकड़ लो पहले, या स्मॉल वाले को पकड़ लो। अगर स्मॉल वाले को पकड़ रहे हो तो फिर स्मॉल वाला नीचे से क्रॉस करेगा बाइंग में, और ऊपर से क्रॉस करेगा स्मॉल वाला सेलिंग में। आई समझ में, नहीं आई, कन्फ्यूज़न है? नहीं सर कंफ्यूज हो गया था। कन्फ्यूज हो गए, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक चीज़ पकड़ो। अगर तुम स्मॉल वाले को पकड़ रहे हो, देखो या तो ये लार्ज वाला है, ये लार्ज वाला जब ऐसे करके ऊपर जाएगा ना, तो स्मॉल वाले को इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या होगा, सेल सिग्नल जनरेट होगा। अब इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि ये स्मॉल वाला लार्ज वाले को ऊपर से नीचे आके काट रहा है,
भाई एक बात को तुम यहाँ दो तरीके से कह सकते हो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। अब ये समझ लो, ये एल नाम दे देते हैं, इसको एस नाम दे देते हैं। अब मैं इस बात को दो तरीके से कह सकता हूँ कि एस जो है वो एल को नीचे से ऊपर काट रहा है, या फिर ये भी बोल सकता हूँ कि एल जो है वो एस को ऊपर से नीचे काट रहा है। ये इसको नीचे से ऊपर काट रहा है, वो उसको ऊपर से नीचे काट रहा है। तो एक ही बात को पकड़ लेंगे दोनों जगह, या तो लार्ज को पकड़ के चल लो या स्मॉल को पकड़ के चल लो। जो लार्ज वाला होगा वो कम फ्लक्चुएट होगा, हाँ, और जो शॉर्ट वाला होगा ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, तो पहचान ऐसे हो जाएगी उसमें। हाँ, वो तो अगर जो शॉर्ट टाइम फ्रेम वाला है वो अगर ज्यादा मूवमेंट कर रहा है तो लार्ज वाले को जब भी ऊपर की तरफ काटता है तो आपको बाय कर लेना चाहिए, बस बाय कर लेना चाहिए। हाँ। और ऊपर से नीचे की तरफ काटे तो आपको सेल कर देना चाहिए। बस ऐसे पकड़ लो, या पुट ले लेनी चाहिए। हाँ, या पुट ले लेनी चाहिए। मतलब बेसिकली मतलब ये है कि अगर ये लार्ज वाला है तो जब भी ये ऊपर से ऐसे आएगा तो यहाँ तुमने सिंपली सेल कर देना है, और जब भी ये ऐसे आएगा तो तुमने बाय कर लेना है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, लॉन्ग टाइम में कम होती है। तो ये है, ये इस तरह से पहचान हो जाएगी इसकी। बस ये तुम्हारी पहचान हो जाएगी। यहाँ तुम इसमें सेल कर दोगे और यहाँ तुम इसमें बाय कर लो, ठीक है। बट ये भी डिपेंड करता है ना हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाँ, कहाँ वो पर है, सारी कहाँ चीजें हमारा ये बाइंग पोजीशन में। ये तो मतलब ये है, ये आफ्टर है उसके। ये जैसे कि मैंने मान के चलो यहाँ एक 17,700 पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, मेरे को एक पिन बार दिखी और मैंने बाइंग कर ली उस स्टॉक में, ठीक है। अब बाइंग करने के बाद अब इंडिकेशन भी वही इंडिकेट कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद वो इंडिकेटर नहीं बोल दिया बाइंग करने के लिए, तो मैं इसमें और होल्ड बैठ गया, और होल्ड बैठ गया तो देखो क्या मस्त टारगेट मिल गया, ठीक है। कभी भी तुम्हें एक चीज ध्यान में रखना हमेशा कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स तुम्हें कभी भी पहले बाइंग के लिए नहीं दे सकते, टॉप और बॉटम मतलब आइडेंटिफाई करके नहीं दे सकते कभी भी। टॉप बॉटम तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के, तो ही तुम कर सकते हो। इंडिकेटर बेस्ड बस ये है कि अगर तुम सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड करोगे तो फिर ये है कि यहाँ से यहाँ तक का चंक निकाल लिया, समझे, यहाँ से यहाँ तक का चंक निकाल लिया, छोटे छोटे चंक्स में निकाल पाओगे मार्केट से पैसा, ठीक है। मूविंग एवरेज में कोई इशू, कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंडिकेटर पकड़ लेते हैं। मूविंग एवरेज हो गया, एडीएक्स हो गया, आरएसआई हो गया, पिवट पॉइंट होगा। सुपर ट्रेंड मैंने तुम्हें बता ही दिया, सुपर ट्रेंड बेसिकली कुछ नहीं है, रेड और ग्रीन सिग्नल दे देता है, बता देता हूँ। मेरे हिसाब से एक बॉलिंजर बैंड भी अच्छा है। हाँ, बॉलिंजर बैंड भी अच्छा है। हाँ, इंडिकेटर्स तो देखो पता क्या, इंडिकेटर्स बेसिकली सब ही क्या कर रहे हैं इंडिकेटर्स कि अब अगर तुम सुपर ट्रेंड में भी देखोगे, एक चीज ध्यान से देखना, अगर ये देखें हम, अब ये क्या कर रहा है, अगर कोई यहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखे 17,900 पे, तो उसको बाइंग सिग्नल तो देखो यहीं मिल गया है, इस पॉइंट पे ही उसको पिन बार से एक बाइंग सिग्नल आ गया, ठीक है। देन ये यहाँ होवर किया, यहाँ होवर किया, और इसने जाके यहाँ, ये दिखा यहाँ रहा है नीचे, लेकिन इसने यहाँ पे जाके बाय बोला है, तो ये यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स तुम्हारे मिस होंगे, करीब 40 पॉइंट के आसपास, फिर तुम्हें ये यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड करने में भी हेल्प करेगा ना। हाँ, बस ये है कि तुम इसमें क्या कर सकते हो कि अगर जैसे मान के चलो मैंने कोई ट्रेड ले लिया है, अब उस ट्रेड लेने के बाद यहाँ देखो तुम्हें ये एक कंफर्मेशन एक टाइप से और दे देगा कि भाई अब तो सुपर ट्रेंड भी चेंज हो गया है। सुपर ट्रेंड भी बेसिकली एक तरीके से एवरेज पे ही काम करता है। ये हाँ, ये क्या कर रहा होता है कि ये मार्केट का एक बेसिक एवरेज बना के लेकर आ रहा होता है। अब उसमें क्या होता है, जब भी ये इस एवरेज को यहाँ आया, यहाँ आते ये नीचे की साइड क्रॉस किया तो इसने सेल बोल दिया, फिर ये इस एवरेज यहाँ चल रहा है, फिर इसको ऊपर साइड क्रॉस करेगी तो फिर ये बाय बोल देगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। जब ये यहाँ क्रॉस कर देता तो फिर ये दोबारा सेल बोल देता, फिर यहाँ मतलब वो बस उसी के अकॉर्डिंगली चलता रहता है। जैसे देखो यहाँ से बाय बोल रखा था, अब ये मार्केट के साथ साथ चलता रहता है एक तरीके से तुम्हारा, जैसे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं ना,
हाँ, तो ये उसके अकॉर्डिंगली चलता रहता है कि ये ट्रेलिंग पे चलता रहता है, ट्रेल करता रहेगा, ट्रेल करता रहेगा, ट्रेल इसमें करता भी रहेगा। कोई टाइम फ्रेम होता है? हाँ, इसमें देखो, जैसे इसमें भी। कैंडल्स का टाइम फ्रेम, मतलब टाइम फ्रेम तो हम लगा सकते हैं 5, 7, 10 जो भी है, हाँ, लेकिन जो जिस कैंडल्स का क्या जिस होता है जिस इसमें? भी कैंडल पे लगाओगे, हम्म, इसमें ना ये लेंथ ये होती है इन दोनों की, ये ATR लेंथ और फैक्टर होता है, मतलब कि ये किस किस हम्म, उससे चलेगा, मार्केट से कितना मतलब दूर रहेगा, और हम्म, किस फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो जैसे मान के चलो मैं इसको 14 कर देता हूँ, बहुत तो देखो हल्का सा, बहुत ज़रा सा और दूर हो जाएगा। तो अब क्या है, हम्म, अब ये एकदम एकदम से जाके हिट नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा और मतलब एक तरीके से थोड़ा सा और बेस लेके चलेगा। मतलब अगर पहले ये इतना पास चल रहा था, तो क्या था कि यहाँ आते ही तुरंत टच हो जाता, फिर नीचे से बन जाता, भले ही फिर ऊपर निकलता तो फिर ऊपर से बन जाता, तो यहाँ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाती। अभी क्या है, हम्म, अभी ये दूर है तो इसको थोड़ी जगह मिल रही है। सही। राइट। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूंगा, इसको मैं, बहुत से लोग मतलब इसको 20 पे भी यूज़ करते हैं, तो अब थोड़ा और दूर हो गया। तो अब क्या है, अब देखो इसने यहाँ पे एक भी सेल नहीं बोला, इसने इस एरिया में एक भी सेल नहीं बोला, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि फिर वही चीज़ है कि रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो ठीक है, इसको मतलब थोड़ी हायर क्वांटिटीज़ पे रख लो। लेकिन अगर थोड़ी सी ये है कि नहीं, रिस्क भी कम होना चाहिए, रिवॉर्ड भी कम होना चाहिए, तो ठीक है, तुम इसमें बस ये है, जैसे मान के चलो इसने यहाँ से सेल बोला, इसने यहाँ कहीं इस पॉइंट पे सेल बोला, गया, देन इसको वापसी आके यहीं हिट किया, तो तुम जहाँ एंट्री किए थे वहीं इसने एग्जिट कर दिया। ठीक है। अब अगर और पीछे जाके देखूंगा, तो ये देखो इसने यहाँ कहीं अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ यहाँ इसने सेल बोला है इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर देन ये आया, देन ये आया। क्योंकि अगर तुम इसको इसको यूज़ कर रहे हो, तो फिर तो इसमें से तभी एग्जिट लोगे जब ये दोबारा बाय बोलेगा, अगर सेल कर दिया है। तो अब तो तुमने यहाँ तक बने रहना पड़ेगा, यहाँ इसने फिर क्या बोला है, बाय दोबारा। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब इतने पॉइंट्स तुम्हें निकाल के दे दिए इसने। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहाँ से यहाँ बुक कर रहे हो, कि तुम्हारा यहाँ कोई पॉइंट आ गया है उस पर बुक कर लो। बेसिकली देखो यार, प्लान तुम्हारा अपना होगा हमेशा ट्रेड करने के लिए, कि मैं ट्रेड कैसे करूँगा। सर इसमें बेस्ट टाइम फ्रेम फिर क्या बेटर रहेगा सर लगाने के लिए? यार ज़्यादातर 10 और 14 चलता है इसमें सही, जो मतलब मैंने एक दो बार यूज़ करके देखा है। तो यहाँ 14 करके रखो, बहुत है। 14 में मतलब सही है, नॉइज़ भी थोड़ी सी कम कर देता है और चीज़ें भी थोड़ी सही से डिफाइन देता है। अब देखो, ट्रेडिंग प्लान पता है कैसे, ट्रेडिंग प्लान की बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग प्लान बनाते कैसे हैं। अब देखो, जैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं पिवट पॉइंट लगा लेता हूँ। दूसरा, अगर मेरे को हाँ बाय सेलिंग का सिग्नल चाहिए, तो मैं चलो सुपर ट्रेंड से ही ले लेते हैं। ठीक है, सुपर ट्रेंड लगा लिया, और मार्केट के मूवमेंट का स्ट्रक्चर चाहिए तो ADX लगा लिया। अब इन तीनों को तुमने लगा लिया। ठीक है। अब इन तीनों से जब भी तुम्हारे रेजिस्टेंस पे आए, अब मान के चलो कि ये यहाँ हम कहीं हैं, ये एक 17,900 से 925 के बैंड पे एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सॉरी, इस सपोर्ट पे आए, और इस सपोर्ट से निकलने के बाद ये यहाँ बाय बोल रहा है। तो अगर मेरे को देखो डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि मेरे को ट्रेडिंग से चाहिए क्या। अगर मेरे को ये है कि रिस्क एपेटाइट कम है, तो फिर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो तुमने फिर यहाँ, जब यहाँ धक धक हो रहा होगा ना, तो उस धक धक वाले टाइम पे तुमने देखना है कि मार्केट बिहेव कैसा कर रहा है। और अगर ये है कि नहीं, मेरे को तो भाई बिल्कुल सेफ ट्रेड्स करने हैं, कोई भले ही छोटा छोटा छोटे छोटे चंक निकालने हैं, तो फिर तुमने ये सिंपल करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर बाय बोला है, यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे बाय बोला है, ठीक है,
बाय करो, ये टारगेट मिल गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ है। नेक्स्ट इसने अगले दिन मॉर्निंग में उठते ही फिर बाय बोल रखा है, तो तुम्हें फिर बाय करना पड़ेगा। अब तुम यहाँ 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 कहीं भी एंट्री है, वो डिपेंड करता है, यहाँ कहीं एंट्री बनी है और उसके बाद ये यहाँ आके कहीं यहाँ कहीं सेल बोल रहा है, तो अराउंड तुम्हें इसमें पॉइंट्स का उतना लॉस नहीं होगा, लेकिन ऑप्शंस में तुम्हें पता है कि इस टाइम फ्रेम में इतना टाइम फ्रेम डिके होने के बाद तुम्हें एटलीस्ट ऑप्शन में ज़्यादा भी नहीं तो 10% का लॉस तो आराम से देके जाएगा। अगर कोई चीज़ 150 के आसपास चल रही तो 15-20 पॉइंट तो आराम से टूट जाएगी, वो 15 पॉइंट तो, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 10-20 पॉइंट भी डाउन है, ऊपर से टाइम डिके। चलो फिर अगला सेल सिग्नल देख सकते हैं। तो कई बार देखो ये भी होगा कि सेल सिग्नल दिया, देन बाय में स्टॉप लॉस इट, फिर बाय सिग्नल दिया तो सेल में स्टॉप लॉस इट। ठीक है, तो अगर देखो इंडिकेटर बेस्ड करना तो फिर तो देखो हर ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तभी सही आएगी अगर मान के चलो कि ये यहाँ से बाय सिग्नल देने के बाद और फट जाता, और दोस्त सुबह से 2 एसएल दे चुका है तुम्हें, तो फिर तो कैसे बनेगी बात। अब तीसरे वाला जैसे इसने सेल सिग्नल दिया है, तीसरे वाला इसने यहाँ सेल सिग्नल दिया है, तो इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे जाएगा। देन अगर हम यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ इसका सेल सिग्नल कंटिन्यू रहा है, और अगर यहाँ कहीं सेल कर दिया है, तो उसने एक अच्छा खासा टारगेट किया, लगभग मतलब वहीं जहाँ एंट्री कराई है वहीं एग्जिट करा दिया है। अब यहाँ तुम, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है तो तुम बुक कर लो या नहीं। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे इससे क्या हो रहा है, एक्यूरेसी कम आ रही है, ठीक है, तो मैं अब इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाऊँ। तो मेरे को एक्यूरेसी कम कब हो रही है, जब मार्केट साइडवेज हो जा रहा है, तब मेरी एक्यूरेसी कम हो जा रही है। तो मैं इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए क्या एडीएक्स लगा सकता हूँ, सॉरी, अगर मैं एडीएक्स इसमें प्लेस कर देता हूँ, यहाँ नीचे एडीएक्स की लाइन आ रही है और वो 25 से ऊपर हो तो ही मैं ट्रेड करूँ। तो जब जब 25 से ऊपर होगी तब क्या होगा कि ये मार्केट ट्रेंड कर रही होगी, तो अगर मेरे को एसएल देगी तो झट से, अगर यहाँ से इसको ऊपर जाना है तो मेरे को यहाँ से कितना एसएल देगी, मैंने मान के चलो यहाँ से मैंने सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया और ये मेरे को एसएल देना है, तो ये यहाँ पे इसका एसएल दे देगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ से फिर बट बाय ऑर्डर भी प्लेस होगा और ट्रेंडिंग है मार्केट, तो एटलीस्ट ऊपर तक के टारगेट दे जाएगी। विक्रांत कितने से ऊपर बताया, 24 से या 25 से? यार उसमें ना दो एडीएक्स दो पकड़ के चलते हैं, मतलब 20 से 25 का मार्क पकड़ के चलते हैं, क्योंकि जब देखो जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी सी ना मतलब बिल्कुल ऑन द बुक्स नहीं मिलती, तो अप टू द मार्क नहीं मिलती। तो हमें क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि जैसे मान के चलो यहाँ इसने ये 2 कैंडल्स का नीचे से रिजेक्शन दिखाया है, ठीक है, लेकिन फिर ऊपर जाके भी रिजेक्शन दिखा दिया है यहाँ, बट अगर कोई चाहे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग भी एक रेजिस्टेंस होता है और ऊपर से ये 18,000 का मार्क है, तो ये लगभग तुम 60 पॉइंट्स की ये ट्रेड करना चाह रहे हो। तो इस टाइम पे मैं क्या देखूं, इस टाइम पे मैं इतना देख सकता हूँ उसको कि वो बस 20 से 25 के बीच में हो, मतलब 20 के ऊपर सी दिखाई दे, मेरे को 21 दिखाई दे जाए तो मैं काम चला लूँगा, लेकिन अगर वो 14 है तो मैं शायद ट्रेड प्लेस ना करूँ। मतलब जैसे कि 22 है या 21 है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा बिहेवियर रहेगा मार्केट में। अगर वो 20-21 है तो मैं छोटा ही टारगेट बुक कर लूँगा। अगर 26, 27, 28 चल रहा है और मार्केट टकाटक निकले जा रहा है, तो फिर मैं ट्रेड से क्यों निकलूँगा, फिर मैं बैठा हूँ। अगर मैं सिर्फ मतलब इंडिकेटर बेस्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज तो तुम अगर एक सपोर्ट से ले रहे हो ना, अगर तुम एक सपोर्ट से ट्रेड ले रहे हो तो एटलीस्ट दूसरे रेजिस्टेंस तक तो टिका करो ट्रेड में, और उसके बाद तुम्हें बताया गया कितनी बार जैसे कि हम जब रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट देखते हैं, हाँ, तो हमने कोई ट्रेड ले लिया, हमने सपोर्ट पे नीचे, हाँ, अब हम देखते हैं कि जब वो ऊपर बढ़ रहा होता है ना, तो रेजिस्टेंस बहुत सारे निकल के आते हैं, हाँ, मतलब हर 10 पॉइंट पे आ जाते हैं, हर 10 पॉइंट निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे में अगर हमारे को कंफ्यूजन है तो क्या करें? देखो मैं बताता हूँ, पता है क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं बेसिकली। पहले एक चीज़ देखो, इसकी ना पहले ये और ये थोड़ी सी नॉइस ऐसे कम कर लिया करो। अब हो गई, अब मेरे को क्या करना है, मैं सिंपली इसमें जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाऊंगा
और देखो जब इसको होवर कर रहे हो ना तुम, तब देखो कि तुम्हें हर चीज़ें कहाँ परफेक्ट मिल रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ 1 सेकंड प्लेस करता हूँ और देखो 1 2 और 3 चीज़ें मेरे को लगभग बराबर मिल रही है, फिर मैं इन तीनों चीज़ों को देखूंगा। मैं फिर इस एक चीज़ के लिए इसको ऊपर थोड़ा सा जंप नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं इसको भी देखूंगा फिर कि ये पॉइंट क्या हो रहा है। तो पॉइंट लगभग 17,827 है। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं इसको राउंड फिगर के आसपास कहीं थोड़ा सा टिपाने की कोशिश करूँ। ठीक है, ये राउंड फिगर 50 में हो गया, 10 में भी हो सकता है, जैसे कि नहीं 30 50 में, 20 50 में एटलीस्ट 50 में, और बैंक निफ्टी में 100। आसपास, हाँ उसमें 100। तो मैं क्या करूँगा अच्छा। इसको कि इसको मैं थोड़ा सा ओवर कराऊंगा तो ये 820 समथिंग का पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो 820 822 पे एक ठीक ठाक मेरे को मिल रहा है। अब ये कैसे डिसाइड किया कि देखो एक तो एक ओपनिंग मिल गई, एक क्लोजिंग भी है, 2 बार टच भी है। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं इसको पीछे जाके देखूंगा तो वहाँ भी ये मेरे को मिलेगी। तो मैं बस इसमें कुछ नहीं करूँगा, मैं इस पे आके टप कर दूंगा, एक लाइन मिल गई। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएंगे हमारे। हाँ हाँ, तो ये हमारे लेवल्स निकल गए। अब मैं फिर थोड़ा चार्ट को ऐसे देखूंगा, फिर थोड़ा शॉर्ट करके देखूं। तो अगर मैं इसको यहाँ जाके देख पा रहा हूँ, तो देखो जब जहाँ कामकाज हो रखा हो वहाँ देखा करो चार्ट को। हाँ ठीक है। अब अगर तुमसे आ भी नहीं रहा ना ये, तो टाइम फ्रेम भी 5 मिनट से थोड़ा बढ़ा सकते हो, 15 मिनट तक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। हाँ मैं यही करता हूँ। हाँ उसमें कोई मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि ये देखो जो 820 वाली जो जो हमने बनाई है हॉरिजॉन्टल जो लाइन। यहाँ प्राइस आया है वो तो यहाँ आया है, बस इतना होगा कि 5 मिनट वाले में शायद वो यहाँ क्लोजिंग दिखा देगा और 15 मिनट वाले में यहाँ वो विक्स दिखा देगा कैंडल की, लेकिन प्राइस यहाँ आएगा जरूर। तो जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे किसी स्टॉप लॉस को निकाल के निकलना है, फॉर एग्जांपल 820 है, 820 पे मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अब क्योंकि जब हम रेंज देखते हैं निफ्टी में कम से कम 10 से 15 या 20 भी मान लो, 10 से लेके 20 तक की जो रेंज होती है ना वो हमेशा ऊपर नीचे होती है, कितनी बार तो स्टॉप लॉस हिट करानी आती है। हाँ तो ऐसी कंडीशन में मैं 20 पे तो है ही 820, तो क्या मैं 835 या 830 तक वेट करूं नीचे आने की, या फिर वही निकल जाऊं 820 देखो पे? पता है क्या, दो चीज़ें चलती है मार्केट में। जैसे मान के चलो मैंने ये लेवल निकाले, ठीक है, और एक ऊपर मैं अभी एक इसको रिसेंट से ही पकड़ सकता हूँ मैं 18,000 को। ये 18,000 पकड़ लिया एक, और एक लगभग ये 18,120 के आसपास है, उसको छोड़ो अभी। अब एक आ रहा है नीचे 18,500, ये यहाँ कहीं, ठीक। अब देखो ये मैंने 4 ये लेवल, कैसे लगा है यहाँ पे? ये 500 पे लगाया? मैं दिन में देख रहा था तो 17,500 पे आ रहा है। मैं अगर पिछले जगह देखना इसमें मिलेगा तुम्हें ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं इसको ही ऐसे रखता हूँ चार्ट को। अब पहले तो बात करते हैं इसमें कि बैक साइड में काम कैसे कर सकते हैं इस पे। तो बेसिकली स्टॉप लॉस प्लेस कैसे करते हैं वो देखो पहले, कि चीज़ों में स्टॉप लॉस प्लेस कैसे करते हो। अब जैसे मैं यहाँ बता रहा था तुम्हें कि यहाँ तुम एक अगर डाउन साइड के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है, मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आया है, वहाँ आके उसने रिजेक्शन खाई हैं 2 कैंडल्स में। अब इस सिचुएशन में अगर यहाँ तुम ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो इस ट्रेड की बात करूँ अगर, तो इसमें अगर तुम ट्रेड पहली कैंडल में प्लेस कर दिया है तो तुमने अगली बस 5 से 6 कैंडल रुकना है उसमें बस। अगर वो 5 से 6 कैंडल यहीं यहीं होवर कर रहा है तो उसमें कहीं भी एग्जिट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसके बाद नीचे चला भी जाए तो उसमें अपना वो मत समझो कि वो चला गया है, वो एक आध बार ट्रैपिंग हो जाती है। उस एक आध बार के चक्कर में जो मासेज में होता है उसको मत मतलब चेंज करो, पहली चीज़। अच्छा, अगर ये हाँ अगर यहाँ ये मतलब एटलीस्ट 35 मिनट रुक गया है, 6 से 7 कैंडल, एक कैंडल में तुमने एंट्री ली है तो 35 मिनट रुक गया, तो उसके बाद चांसेस है कि ये शायद इसको तोड़ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तुमने यहाँ इसमें एंट्री बनानी है तो इसका स्टॉप लॉस इससे प्रीवियसली जाओ। जब मार्केट इसके आसपास आया था तो क्या किया था, तो अगर मैं इससे प्रीवियसली आऊँगा
तो इसमें तुम देखोगे कि मार्केट ने एक जरा सा ब्रेकआउट दिया था इस पॉइंट तक, फिर देखोगे तुम एक प्रीवियस स्विंग मिलेगा इस पॉइंट तक। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पॉइंट को सिंपली चार्ट पे ना एक बार प्लॉट करके देखूंगा। तो अगर मैं देखूं ये पॉइंट आ रहा है तुम्हारा 830 के आसपास, तो यहाँ से मेरा 30 पॉइंट के लगभग का स्टॉप लॉस बन रहा है मतलब। तो जब भी अब 18,830 को अगर अप साइड के लिए यहाँ आ जाएगा मार्केट, तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। अब देखो, अगर ये तुरंत, अब मेरे को ये डिसाइड करना है, तो चीज़ों को ऐसे डिसाइड किया करो कि अगर ये तुरंत ही मेरे लेते ही नेक्स्ट कैंडल में ऊपर पहुंच जाता है, तो शायद ट्रैपिंग हो सकती है, क्योंकि अभी तो इतना आया है ये भाग के, ऐसा क्या एकदम ही निकल जाएगा। लेकिन अगर ये वही 5 से 6 7 6 कैंडल बिता लिया और मैं इसमें से निकला नहीं हूँ, और फिर ये टच कर रहा है, तो दोनों टच में डिफरेंस है। पहला टच क्या है, इमीडिएट टच कर रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ देखूंगा फिर 18,030 से ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर फिर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज 5 होनी मिनट चाहिए, की ठीक है। कैंडल क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अगर इसने टाइम बिताया है और फिर इसको टच भी कर देना ना, तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर तो इसमें यहाँ फ्रेश बायर भी आएगा, उसका भी पार्टिसिपेशन होगा, और वो मेरे को शायद 30 पे तो निकलने का फिर मौका भी ना दे, वो 50-60 पे ले जाए खड़ा कर देगा एकदम से। तो फिर तो मैं उसमें से, अगर मैं पहला तो कंडीशन ये है कि मैं यहीं 5-6 कैंडल के बाद नीचे एग्जिट कर जाऊंगा, अगर नीचे मिल जाए। बट अगर नीचे ना मिला बाई चांस, यार एकदम से भाग जाता है कई बार, तो मैं एकदम टच पे ही निकल जाऊंगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस डिसाइड करने का सिर्फ एक यही फंडा है कि मार्केट ने प्रीवियसली उस पॉइंट पे किया क्या है, और कुछ भी नहीं है। कि जब भी जैसे मान के चलो, अब इस पॉइंट से ये नीचे आ जाता, और नीचे आके एक रिटेस्ट देके ये यहाँ से ऐसे जाने लगता, तो मैं इसका स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करता, ये जो भी इसकी रेंज थी इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। वहीं सेम चीज अगर ये अगर जैसे अभी यहाँ पर मार्क किया है यहाँ पे, और इससे अगर पीछे देखें, प्रीवियस वाला देखें, तो वो भी हाँ, तो है ना, देखो, तो फिर इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा, देखे ना। हाँ देखो इसमें तो क्या है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ तक रखे हैं या ऊपर रखे हैं। अब इसमें पता है दो चीजें होंगी, कि अगर तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट ने प्रीवियसली यहाँ तक जाके भी एक डाउन साइड का मूव दिया है, तो ठीक है, तुम यहाँ तक रुक सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि ये 60 पॉइंट का एसएल हो रहा है, तो देखो ये ट्रेड के मिडिल में नहीं डिसाइड होता, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये चीज़ हमेशा हमें ट्रेड से पहले डिसाइड करनी पड़ती है, कि मैं अगर यहाँ ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं यहाँ तक रुकूंगा या यहाँ तक रुकूंगा, या मैं अगर क्या पता मैंने यहाँ ट्रेड प्लेस कर दिया, यहाँ प्लेस कर दिया कहीं ऊपर थोड़ा, तो मेरे को क्या है, थोड़ा सा ये बेनिफिट हो गया, तो मैं यहाँ तक भी इसको एसएल लगा सकता हूँ। लेकिन उसमें क्या है कि अगर मेरे को शुरुआत में ये इतना पॉइंट डिसाइड करना है और ये लेट्स सी 50 पॉइंट बन रहा है, तो अगर अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डीप इन द मनी जाके बाय कर लूँ। अब डीप इन द मनी बाय करने पे क्या होगा कि ये 50 पॉइंट करीब 30 पॉइंट के आसपास का एसएल बनेगा इसमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा रिस्क को ऐसे मैनेज कर लूँगा कि ठीक है, आज एसएल थोड़ा लंबा हो गया इंडेक्स पे, तो मैं इसमें 1 या 2 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी जाके बाय कर लूँगा, जिसका डेल्टा थोड़ा सा कम होगा, मतलब 40 के आसपास होगा। तो इसमें क्या है, मेरे को 20 रुपये के आसपास का ही नुकसान होगा, ठीक है ना। तो मैं इस वाले रिस्क को थोड़ा सा यहाँ मैनेज कर दूंगा बाहर ओटीएम बाय करके। अगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से सिर्फ 5-6 पॉइंट का रिस्क है, तो मैं फिर ठीक है मस्त एटीएम बाय करूँगा या इन द मनी बाय करूँगा, एट द मनी, जिसमें मेरा अगर इसमें 10 पॉइंट का रिस्क है तो मेरे उस पर 5 रुपये के या 6 रुपये के आसपास का रिस्क बनेगा, सिस्टम में प्लेस करके बैठेंगे आराम से, ठीक है। बस बेसिकली चीज़ें पता क्या होता है, मेरे साथ बहुत होता था शुरुआत में, कि जब मार्केट यहाँ है हमें चीज़ें सामने शाम को जब तुम चार्ट देखोगे ना ठंडे दिमाग से, तो दिख रहा है कि हाँ यार ये बना तो था, ये हुआ तो था ऐसे, फिर क्यों नहीं लिया। लेकिन सीन क्या है
अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे एक ये पॉइंट भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, और इस पे आगे इसने यहाँ ये बढ़िया, ये पॉइंट था 17,860, कई दिन तक इस पे मार्केट ने अच्छे खासे ट्रेड्स दिए हैं 17,860 पे। अब तुमने बस इन पॉइंट्स के आसपास ना जाके देखना होता है। देखो मार्केट कभी भी ना, जैसे मान के चलो ये एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे जाके अगर उसको वापसी जाना ना, तो वो तुम्हें बहुत हार्डली मौका देगा, बहुत हार्डली। ये आएगा टक से करेगा, देन टक से वापस। क्यों? क्योंकि जब ये आ रहा होगा ना, और जिनके अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं है और जो तरीके से तमीज से ट्रेड नहीं कर रहे, मार्केट पैसा उनसे ही चिंता है। ये जब यहाँ से ये ऊपर से ऐसे आ रहा होगा, तो इसमें क्या है, लोग पुट में एंट्री 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 एंट्री, लेकिन यहाँ से जैसे ही फ्रेश बायर आया, वो फ्रेश बायर इसी का वेट कर रहा होता बैठ के कि मिल, उसके बाद तुझे बताऊँ, देन टक से जहाँ भी देखोगे शार्प मूवमेंट आई है, अगर जहाँ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ तुम्हें हमेशा ये फॉर्मेशन बस, या फिर ये आया मार्केट, देन इसी कैंडल में ऊपर चढ़ जाता है, और ये ऐसी बस इस टाइप की कैंडल की फॉर्मेशन मिलेगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे तुम्हारी बस जरा सी विक्स विक्स दिखाई देगी। क्लोजिंग भी नेक्स्ट कैंडल की इसके ऊपर ही होगी, और ओपनिंग भी कहीं ना कहीं यही हुई होगी। जैसे ये मैं पॉइंट, अब जैसे ये 900 का पॉइंट था, ये कहीं यहाँ, ये 900 था, 17,905 910। अब ये देखो कितनी बार रिजेक्शन दे के क्या शार्प मूव ले रहा है। लेकिन एक चीज़, दो तीन चीज़ें जब तुम साथ कंबाइन करके देखोगे ना, तो देखो आया एक पॉइंट पे रेंज बाउंड रहा। अब अगर तुम यहाँ से पुट बना रहे हो, ठीक है, एक रेजिस्टेंस पे है, लेकिन एग्जैक्टली वहीं सेम टाइम पे अगर तुम इसमें प्रीवियसली जाके देखोगे ना, तो फिर ये 960 के आसपास पे तुम्हें मिलेगा कहीं। अगर तुम इसमें एसएल काट के नहीं निकल रहे, तो देखो इमीडिएटली तुम्हें क्या जंप लॉस दिखाई देता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मार्केट चलते टाइम ना तुम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ से ऐसे आएगा या होवर करके ऐसे जाएगा, लेकिन ये प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हो कि अगर मार्केट को इतना टाइम हो गया ना इसी रेंज में, तो तुमने कहीं ना कहीं यहीं बाय किया होगा, और यहीं फिर तुमने एग्जिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कितना टाइम हो गया देखो, और अगर फिर भी तुम उसको उस ट्रेड को उस पुट को पकड़ के बैठे हो, तो फिर गलती किसकी है? हमारी है। क्योंकि अगर मार्केट को जाना है तो नया सेलर आके उसको एटलीस्ट यहाँ तक तो लेके आए, इस पॉइंट तक तो लेके आ सकता है। ये अगर रेंज देखूँ मैं, तो ये मात्र 30 पॉइंट की रेंज है। तो अगर इस 30 पॉइंट की रेंज में तुम्हें ना तो कुछ लॉस हो रहा होगा, ना तुम्हें कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। मैं अगर बात करूँ, अगर यहाँ भी पुट बाय करोगे ना नीचे जाने के लिए, और यहाँ भी चला जाएगा, तो भी तुम्हें 10 रुपये के आसपास ही लॉस दिखाई दे रहा होगा, मैक्स टू मैक्स पर लॉट 500 रुपये। तो अगर तुम पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से देख रहे हो 500 रुपये लॉस, कभी 400 रुपये लॉस, कभी नो लॉस नो प्रॉफिट, तो उस ट्रेड से एग्जिट। क्योंकि अब वो जिस साइड से आया है उस साइड जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से आया, रन किया, देन यहाँ अकुमुलेशन जब भी होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा देख लेना कहीं भी, ये ज़्यादातर पोजीशन को फॉलो करती है। हाँ, उसी सेम ट्रेंड में निकलेगी ये जिस साइड से आएगी। अगर ऊपर से आती हो रही और फिर आके, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है कि जो एक तो जो ऊपर से बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं एग्जिट नहीं करता, उसको एग्जिट करने का एक एग्जिट पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, एक तो दूसरी चीज़ क्या होता है, इसमें पोजीशंस ऐड हो रही होती हैं, पोजीशंस ऐड हो रही होती हैं। अब जब इसके यहाँ ये बाहर निकलता है, यहाँ बाहर निकलते ही ये शार्प चीज़ जो आती है ना, ये शार्प चीज़ दो चीज़ों की वजह से आती है। एक तो जिन्होंने इसमें पोजीशन बनाई थी डाउन साइड के लिए, उनके स्टॉप लॉस धड़ाधड़ उनके ऑर्डर प्लेस होंगे। दूसरी चीज़, जिसको ये इस चीज़ का ब्रेकआउट दिखाई देगा इस चैनल का, वो भी तो फ्रेश ऑर्डर डालेगा अपने, तो वहाँ से वो भी उसको एग्जिट कराएगा। और बाकी इंडेक्स वगैरह थोड़ा ट्रेड करते टाइम अभी बात किया करेंगे कि थोड़ा सा ना स्टॉक्स को भी, जैसे रिलायंस सुबह से कैसे काज कर रहा है, या HDFC
मेन कंपनी कैसे काम कर रही है, HDFC का जो मेन स्टॉक है, तो उन पे भी एक नज़र बना लेनी चाहिए कि अगर मैं कहीं से, अब मान के चलो कई बार क्या होता है कि रिलायंस तो दौड़ रहा है, व्यू पॉइंट ऐसे बनाते हैं कि रिलायंस दौड़ रहा है, लेकिन निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी उसके कंपैरिजन में ऐसे ऐसे, और या तो साइडवेज है या गिर रहा है। हाँ, और कई बार ध्यान से देखा करो ये चीज़ कि रिलायंस इतना बढ़ा, निफ्टी जरा सा बढ़ा, और रिलायंस जरा सा गिरा और निफ्टी ने अपना भी लो तोड़ दिया, फिर उसके बाद रिलायंस थोड़ा साइडवेज हुआ, यहाँ पहुंचा रिलायंस तो निफ्टी जरा सा आ गया, फिर रिलायंस ने जरा सी करेक्शन दिखाई, बहुत जरा सी, और उसके बाद फिर ये यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बाई चांस रिलायंस जरा सा आया नीचे तो निफ्टी का बिल्कुल मूड नहीं ऊपर जाने का, तो वहाँ से कॉल साइड की पोजीशन मत बनाओ। अब जैसे आज दिन में आज तो अडानी की वजह से गिरा ना सब कुछ। हाँ यार, ये 2-3 न्यूज़ ना अभी मार्केट में होवर कर रही हैं। एक तो वो पुतिन के बयान नहीं रुक रहे हैं, वो पता नहीं अपनी अलग ही नशे की दुनिया में घूम रहा है, ऊपर से इसका अडानी का नशे ले रहा है भाई वो। अडानी का अलग वो चल रहा है, और ऊपर से फेड ने दोबारा बोल दिया है कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी अभी, फेड ने बोल दिया है कि वो दोबारा अपने दोबारा रेट्स ब्याज का दरें हाइक बढ़ाएंगे। करेंगे। हाँ, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव लेता है। यार अडानी तो मतलब ऑल टाइम लो पे आने वाला नहीं, ऑल टाइम तो नहीं पर काफी वक्त बाद हाँ, इतने लो पे आने वाला के तो आ ही जाएगा। 1017 जिसका लो था जब इसने नीचे मारा था, और अभी कितना जा रहा है 10 ओ तेरी। तो इसमें अभी अगर अडानी अपने लो पे है तो इसमें फायदा है कि बाय करने का? नहीं 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 नहीं, नेवर नेवर, ये ट्रैप हो जाएंगे इसमें। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या हो जाएगा। ये अडानी एंटी खोल दिया, 1397 के आसपास आ गया। अब एक चीज़ समझने वाली ज़रूरत है तुम्हें कि अडानी को इस टाइम पे क्यों बाय या सेल नहीं करना चाहिए। देखो, मार्केट में पैसा तो कभी भी बना लोगे, लेकिन उसके लिए ना मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी होता है हमेशा। तो अडानी में क्या हो रहा है अभी, ना तो कोई प्राइस एक्शन है, ना कोई टेक्निकल है, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि न्यूज़ चल रही कुल है। मिला के एक बात बोलूं, मुझे हाँ, लगता है ऑपरेटिंग ज्यादा हो रही है इसमें। ऑपरेटिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें प्रमोटर के पास भाई मैक्सिमम स्टेक्स प्रमोटर के पास है। अब उसका जब अब वो मार्केट से अपने शेयर्स को वापसी ले रहा है, अब वो उसका जब दिल करेगा वो तब शेयर्स में बाइंग घुसाएगा, अपने शेयर्स को टॉप पे जाके बेचेगा, देन उसके बाद नीचे गिरता रहेगा, फिर उसके बाद देन अगेन बाइंग घुसा देगा। तो उसमें थोड़ा सा ये रिस्क भी ज़्यादा, हाँ ये रिस्क भी ज़्यादा रहता है उसमें। दूसरी चीज़ न्यूज़ बेस है, तो अगर तुम किसी न्यूज़ में पीछे रह गए तो तुम तो बैठे रहोगे अडानी को लेके, और वहाँ वो लोअर सर्किट लगाता रहेगा, तुम निकलने का मौका नहीं देगा। सारी की सारी न्यूज ना हम पर हमारे पास ना सबसे बहुत लेट आती है भाई, बहुत और तब तक वो सारा अपना ना प्रोग्राम सेट कर चुके होते हैं। हाँ, आप एंट्री करोगे नहीं कि मार्केट धराशायी होने को तैयार है। और भाई यहाँ पर ना ऑपरेटेड जब घुस जाते हैं ना ऑपरेटर्स, फिर आपका घुसना बेकार है, क्योंकि हमें तो मार्केट के साथ में चल रहा है ना, है ना। अरे अनिल अंबानी के साथ क्या था, अनिल अंबानी का तुम अगर देखोगे तो एक टाइम पे तुम्हारे मुकेश अंबानी की इतनी वेल्थ थी, बराबर बटा था, दोनों को बराबर मिला था, लेकिन चीज़ों को मैनेज ना कर पाना, ओवर डेब्ट, ठीक है। और दूसरी चीज़, मान के चलो गवर्नमेंट है भाई, एक चीज़ याद रखना, डूबते का कोई सहारा नहीं होता, कोई नहीं। हाँ, तुरंत सब कोई हाथ पीछे खींच लेता है। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट पे भी क्या असर आएगा, कितने का लोन्स ले रखा है बैंक से, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा बैंक्स को यार। बैंक्स नहीं कई लाख भाई पड़ेगा लेकिन उतना नहीं पड़ेगा यार। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो अब उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है, कोई नया आ जाएगा, वो किसी नए को बना देंगे। जब भी कोई बैंक गिरता है ना, तो सरकार एक्स्ट्रा पैसे तो छापती नहीं है, क्योंकि इससे तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी।